नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं जनरल मुकुंद नरवणे की जो किताब थी जिसको लेकर राहुल गांधी सदन में पहुंचे थे। अब मामला दिल्ली पुलिस में एफआईआर तक पहुंच चुका है। तो दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर जांच होगी। तो इस वीडियो में एक हम इस विषय पर बात करेंगे और दूसरा जिस तरीके से आज लोकसभा में चेयरमैन जो कमेटी थी उसको लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया गया, जिस पर 118 माननीय सांसदों ने हस्ताक्षर किए और उनमें जो हस्ताक्षर किए उस पर राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए। और साथ में अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो टीएमसी इस अविश्वास प्रस्ताव से दूर है। तो पश्चिमी बंगाल में चुनाव है और टीएमसी पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी के बिना अकेले चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी है। तो एक तरीके से मुश्किल की घड़ी इंडिया अलायंस के लिए भी है। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ देखते हैं और फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं तो इस वक्त क्या चल रहा है। तो जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त स्थिति ऐसी है कि इस देश में गांधी परिवार और उसको लगता है कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का जन्म ब्रह्मा जी ने किया है और कांग्रेस पार्टी ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है और उसकी पालना करना इस देश के हर नागरिक का, हर अधिकारी का या हर व्यक्ति का एक तरीके से कर्तव्य है। यह कांग्रेस पार्टी का मानना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं आप देखिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का जज कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है और कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, तो उस जज को सड़कों पर गाली दी जाती है, उसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को प्रियंका वाड्रा का आप स्टेटमेंट उठाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरी राजनीतिक दल के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार के खिलाफ जाता है तो फिर वो गलत हो जाता है। दूसरा, ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। इस वक्त चुनाव आयोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद चुनाव नहीं जीत रही, या मैं तो कहूंगा कि सीधे तौर पर राहुल गांधी 95 चुनाव हारने के बाद अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी चुनाव जीत जाए या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाए। तो चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है। चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की जीत घोषित कर देनी चाहिए। अगर घोषित नहीं करता तो सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से तमिलनाडु के एक जज के खिलाफ, जो तमिलनाडु हाई कोर्ट में है, एक तरीके से हिंदुओं के फेवर में फैसला दिया गया तो उसके खिलाफ अभियोग लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ यशवंत वर्मा, उसके खिलाफ नहीं लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। तो यह दूसरा उदाहरण था चुनाव आयोग के खिलाफ। तो इस वक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार, उसके ऊपर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। अब तीसरा, इसी चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ एक और मसला है कि ये ईवीएम जो मशीन है वो ही कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देती, तो ईवीएम मशीन भी कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए, उसको तुरंत जो है वो हटा देना चाहिए और सीधे तौर पर ऐसा कोई सिस्टम लाना चाहिए जिस पर कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा हो। तो जो पंडित नेहरू ने किया, जिस तरीके से मौलाना आजाद को चुनाव हारने के बाद जिताया और फिर ठीक वैसा ही आपातकाल जब लगा तब इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों चुनाव से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास जैसा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि शायद बैलेट पेपर ही ठीक है, तो इसलिए ईवीएम भी नहीं चाहिए और ज्ञानेश कुमार भी नहीं चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी नहीं चाहिए जो गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाए।
ऐसा राज्यसभा में या हम कहें कि उपराष्ट्रपति भी नहीं चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के उन सांसदों को निलंबन कर दे, और ऐसे सांसद जो सदन के बाहर नौटंकी करते हो, बंदर छाप सांसदों की अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो अब बारी थी ओम बिरला की। ओम बिरला ने राहुल गांधी को रूल बुक समझाने का प्रयास किया गया, और उस प्रयास के चलते ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब टेक्निकली अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। सदन में नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो लड़ाई लड़ रही है वो लोकतंत्र की नहीं लड़ रही है। ये आपको और हमको भ्रम की स्थिति में डालने का एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त गांधी परिवार को, राहुल गांधी को बचाने के लिए अपनी चुनौतियों या हम कहें कि रणनीति के तहत एक लड़ाई लड़ रही है, और उसको नाम दिया जा रहा है लोकतंत्र का। तो ये सब कुछ चल रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में। सहमति नहीं बन रही। राज्यसभा में हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया, तो उस वक्त एक जो जिसमें कहें कि इंडी गठबंधन के जो सांसद थे उनमें एकमत या एक दमनी नहीं थी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी, अब वो किस नशे में है वो तो राहुल गांधी जाने। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि जब इस देश में सब कुछ गलत है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, तो इस वक्त 2024 में तो नरेंद्र मोदी के पास सीटें 240 है, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की जरूरत है 272। तो इस वक्त तो गठबंधन की सरकार है। तो जब कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि वो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और दावा करना चाहिए कि सरकार जो है वो अल्पमत में है। तो सरकार गिरा दो, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो फिर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इरादा क्या है। अब हम आते हैं किताब के ऊपर, दूसरी कंट्रोवर्सी। अब दूसरी कंट्रोवर्सी को लेकर अब क्या सच्चाई है वो समय के साथ बाहर आएगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब इसमें थल सेना अध्यक्ष नरवणे भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही एक वजह होगी जिसमें हम इस वीडियो में आखिर में उसको लेकर चर्चा भी करेंगे। अब क्यों फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इसके दो पहलू है। एक, जब ये किताब पब्लिश हुई नहीं और पेंगुइन जो प्रकाशक है वो ये कह रहा है कि हमने कोई कॉपी जो है वो लीक नहीं की, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कॉपी आई क्यों? क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर अभी दो सवाल है। एक, क्या वो कॉपी ओरिजिनल थी? अगर वो कॉपी ओरिजिनल थी तो आई कहां से? और अगर वो कॉपी खाली थी तो फिर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से पूछताछ में कि उसने ऐसा किया क्यों? तो दोनों चीजों पे पूछताछ होगी। तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी भी इस जद में है और दूसरा नरवणे साहब भी है। और ये बड़ी जिसको हम कहें कि दुखद बात है, लेकिन एक सच्चाई जिसकी हमें जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, तो कुछ तो ऐसे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में जो आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। अब जब मैं नरवणे साहब की बात करता हूं तो वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके जिस ट्वीट का हवाला दिया गया है कि मेरी बुक जो है वो अब आप जो है वो पढ़ने के लिए तैयार रहिए, वो आ चुकी है, हैप्पी रीडिंग। 2025 का ये ट्वीट है। तो नरवणे साहब ने ये ट्वीट कैसे कर दिया जबकि उसको अप्रूवल नहीं मिला? और दूसरा, खबर यह भी है कि राहुल गांधी को यह बुक जो है वो खुद नरवणे साहब ने दी है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं, या आप सोच भी सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो इसके पीछे जब भी कोई प्रकाशन कोई बुक जो है वो लिखता है, उसकी टाइपिंग होती है, तो उसके बाद उसकी एक या दो कॉपी जो है उसके राइटर को दी जाती है चेक करने के लिए, दोबारा से उसका रिव्यू करने के लिए। तो हो सकता है ये वही बुक हो जो रिव्यू करने के लिए दी गई हो और वो पहुंच गई हो कांग्रेस पार्टी के हाथों में। तो मामला कितना गंभीर है अब आपको इससे समझ में आएगा। तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, तो सुरक्षा एक्ट में जाता है, एफआईआर दर्ज हो गई है, अब जांच होगी। लेकिन इस जांच के साथ एक खबर और भी थी
और वो खबर ये थी कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष इस सब को भूलकर सदन को चलने के लिए सहमति की तरफ जो है वो पूरा फोकस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब मामला सुरक्षा का है तो 2 कदम अब दोनों को पीछे हटना भी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो करना था वो कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा उस किताब में था क्या? तो उस किताब में ये था, एक जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि चीनी टैंकर जो है वो कैलाश रेंज में वहां तक जो है वो रेचिंगला तक वो चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसको अगर आप देखोगे तो उसमें प्रयास किया गया मोदी सरकार को घेरने के लिए कि वो नेतृत्व की कमी के चलते, क्योंकि कमजोर नेतृत्व था इसलिए वो फैसला लेने में देरी की, 2 से 2.5 घंटे लगाए। एक और दूसरा कि सब कुछ जो है वो सेना के हवाले छोड़ दिया गया। अब आप इसको किसी भी तरीके से आप जो है वो इसको कोट कर सकते हैं, सही पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। और साथ में एक और मुद्दे पर जो है वो इसके ऊपर सरकार को घेरने की तैयारी थी, वो थी अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना। तो सेना ने जो है वो प्रस्ताव दिया था 3 साल का, लेकिन सरकार ने उसको कर दिया 4 साल का। अब थल सेना का यह कहना है कि ये सिर्फ जो है वो थल सेना के लिए था, लेकिन इस सरकार ने नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए और कर दिया। तो इसको लेकर भी जो है वो इस किताब में ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, जिनके ऊपर जोर दिया गया है। तो इसमें अगर सेना ये कहती है कि 3 साल के लिए और सरकार उसको 4 साल कर देती है तो खुश होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा मनरेगा, तो मनरेगा में जहां 100 दिन का जो है वो रोजगार गारंटी थी, तो अब ये 125 दिन कर दी गई। तो 125 दिन कर दी गई तो 100 से तो ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन अब जरूरत है कि इसको कैसे लिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एफआईआर के मायने क्या है। तो एफआईआर तो हो चुकी है, तो क्या किसी के ऊपर कोई एक्शन होगा? तो मेरा मानना है कि एक्शन कुछ नहीं होगा। अब जो है वो इस ठीक स्थिति ऐसी ही बनेगी कि इसको पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो इस मामले को दबाना चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या देश हो, इन सबके लिए देश हित में ही है। तो इसको खत्म करके सदन को अब जो है वो आगे ले जाना चाहिए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस पार्टी इसको कहां तक ले जाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बजट पर बोलना नहीं चाहती। और सत्ता पक्ष की हम कहें, क्योंकि इस लोकसभा स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष का ही होता है, वो चाहता है कि वो बजट पर बात करें। अब बजट पर जहां राहुल गांधी की समझ है तो उस पर संशय भी पैदा होता है, क्योंकि राहुल गांधी स्टडी कितनी करते हैं ये सबको पता है, और दूसरे किसी वक्ता को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आपने देखा होगा शशि थरूर को बोला गया कि आप जो है वो बजट पर बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए, लेकिन राहुल गांधी खड़े थे, राहुल गांधी बैठना नहीं चाहते। तो स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद मिला क्या? तो कांग्रेस पार्टी को तो क्या मिला आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है वो गांधी परिवार को बचाती हुई नजर आई। जिस तरीके से 2020 में जो फार्मर्स बिल आए उसके बजाय कांग्रेस पार्टी ने जेड प्लस सिक्योरिटी के मुद्दे को उठाना उचित समझा। तो इस वक्त बजट और यूजीसी के मुद्दे को छोड़कर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है वो देशभक्त बनने में और नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से छवि को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए इस मुद्दे में उलझती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तक जो चीजें नजर आ रही है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी उन सभी चीजों का बहिष्कार करेगी जो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है। उनका, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी को जनता क्या सोचती है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ज्ञानेश कुमार की जिम्मेवारी है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के जाए। ये ईवीएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर की जो है वो जिम्मेवारी बनती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो राहुल गांधी को ही बोलने दे और वो जो मर्जी बोले उसको बोलने की इजाजत दी जाए, सदन में दूसरे सदस्य को इजाजत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कहे उसी को सही मान ले और उसी के हिसाब से टिप्पणी करे। अगर वो उसके खिलाफ जो है वो टिप्पणी करेगी तो फिर लोकतंत्र की जो है वो लगातार हत्या होती चली जाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।